गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीरा कुमारी, इतिहास विभाग कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए CC5 पेपर के अंतर्गत वोमेन इन इंडियन हिस्ट्री पेपर पे चर्चा करूँगी। ये यूनिट 4 है जिसमें है एजुकेशन एंड वोमेन, और इसी के अंतर्गत मैं मेडाइवल इंडिया में नारी शिक्षा की स्थिति पे आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के काल में नारी शिक्षा की स्थिति के बारे में बताया था, और अब मैं मुग़ल काल में नारी शिक्षा की स्थिति को बताऊंगी कि मुग़ल काल में मुस्लिम बालाओं की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, हिंदू बालाओं की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो अब मैं चर्चा करने जा रही हूँ इसकी। हम देखते हैं कि मुग़ल काल में नारी शिक्षित थी एवं उनका राजनीति के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान था। इनमें खानज़ादा बेगम, हराम बेगम, बरन्नू निशा बेगम, नूरजहाँ जो कि प्रशासनिक कार्य चलाने के लिए अलग दल बनाई थी, एक मुमताज़ महल थी। मनुची ने इनके बारे में चर्चा की है। और मुमताज़ महल ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक अभियान के लिए शाहजहाँ को प्रेरित किया। उनकी पुत्री जहाँ आरा थी जो कि काफ़ी शिक्षित थी। एक रोशन आरा बेगम नाम आता है और एक लाल कुंवर नाम आता है। तो ये नारियों राजनीतिक क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहा था। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था देखने पे पता चलता है कि तत्कालीन समय में व्यापक शिक्षा प्रचलित नहीं थी, फिर भी विदुषी महिलाओं की कमी नहीं थी। उनके अनुदान से शिक्षा और साहित्य तथा कला में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। सभी मुसलमान बेगम अपनी अलग अलग पुस्तकालय रखती थी। अनेक नारियां कवयित्री और लेखिका थी। तो हम देखते हैं कि इस काल में विदुषी महिलाएं जो थी उनकी संख्या अधिक थी। उनके अनुदान से शिक्षा, साहित्य और कला में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मुग़ल शासकों की तरह कुलीन वर्ग की महिलाएं भी शिक्षा के विकास में अधिक रुचि लेती थी। इसलिए उनका जो था वे अधिकांशतः आर्थिक अनुदान विद्वानों और उन व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करती थी जो शिक्षा और साहित्य के विकास में योगदान करते थे। हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में शिक्षा और साहित्य में नारियों का काफ़ी योगदान रहा। तो इसमें एक नाम बहुत सारे नाम आते हैं। इनमें एक सर्वप्रथम हम लोग लेते हैं गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी, और ये बाबर की पुत्री थी। उन्होंने अपनी पिता से विरासत में काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी साहित्य में रुचि थी। उनके शिक्षा के संबंध में कोई विशेष जानकारी तो प्राप्त नहीं है कि उसने अपनी शिक्षा किससे प्राप्त की, लेकिन इतना सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में फारसी और तुर्की भाषा वे अच्छी तरह जानती थी। वह मुग़ल हरम में सबसे अधिक शिक्षित महिला थी। वह कविताएं भी करती थी। उनकी बहुमूल्य कृति हुमायूंनामा थी, और वह मुग़ल काल का इतिहास जानने के लिए सबसे बहुमूल्य स्रोत है, जिसमें हुमायूं के शासनकाल की हर घटना का वर्णन है। उसने बहुत सी कविताएं भी संग्रह की थी, पर दुर्भाग्यवश उसे संयोज कर नहीं रखा जा सका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहित्यिक गतिविधियों में उनकी काफ़ी रुचि थी। एक नाम है सलीमा बेगम का। सलीमा बेगम जो थी वो नूरुद्दीन मुहम्मद की पुत्री थी। वह अकबर के हरम की सबसे अधिक चालाक और प्रभावपूर्ण महिला थी।
वह बहुत ही अधिक विदुषी थी। उसको कविताएं लिखना काफ़ी पसंद था और कवयित्री के रूप में अधिक विख्यात थी। वह मकफी के नाम से कविताएं लिखती थी, मकफी उपनाम से कविताएं लिखती थी। उसकी कविता बहुत ही उच्च कोटि की होती थी, जो कि विद्वानों के बीच में जानी जाती थी। एक नाम आता है माहम अंगा, माहम अंगा का नाम आता है, जो कि अकबर की दाई माँ थी। वह बहुत ही विदुषी थी, वह शिक्षा को प्रश्रय देती थी। उसने दिल्ली में एक मदरसा खोला था जिसका नाम खैर उल मंजिल था। दिल्ली में एक मदरसा खोला था, उसका नाम खैर उल मंजिल था। तो हम देखते हैं कि इन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। एक नाम आता है नूरजहाँ का। नूरजहाँ ये कविता लिखने में पारंगत थी। ये गियासुद्दीन बेग की पुत्री थी। उसने अपने बाल्यावस्था से ही अच्छी शिक्षा पाई थी और आगे चलकर एक विख्यात विदुषी महिला के रूप में जानी लगी और वह अरबी और फारसी भाषा में बहुत निपुण थी। वह कविता लिखने में भी पारंगत थी। इसके बाद हम देखते हैं मुमताज महल। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। इन्होंने कवियों को और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया तथा इन्होंने अनेक विद्वान और कवियों को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही अपने दरबार में साहित्य और कला को प्रश्रय दिया। एक नाम आता है जहां आरा बेगम का। जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री थी। अध्यात्मवाद का रिसाले इन्होंने लिखे और कविताओं की रचना की। मोइनुद्दीन चिश्ती और उसके उत्तराधिकारियों की इन्होंने जीवनी लिखी। जेबू निशा औरंगजेब की पुत्री थी। इनकी कविता पोयम बाई इंडियन वीमेन में संग्रहित है। इनकी कविता एक प्रमुख पुस्तक है पोयम बाई इंडियन वुमेन, उसमें संग्रहित है। तो उनको कविता लिखने की कला इतनी अच्छी तरह से आती थी कि वह समकालीन कवियों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इस प्रकार जेबू निशा एक प्रकांड विद्वान और सुसंस्कृत और प्रभावशाली महिला थी। इसके अलावा जेबू निशा बेगम, सती उनिसिया, हफीजा मारियम, जान बेगम इत्यादि विदुषी स्त्री थी। अब हम देखते हैं कि इनकी ललित कलाओं में रुचि। तो इनकी ललित कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत इत्यादि में भी रुचि थी। ये इन विधाओं में भी काफ़ी प्रवीण थी और कई मुगल स्त्रियों ने ललित कलाओं में रुचि दिखलाई, उनके विकास में योगदान दिया। और नूरजहाँ की रुचि चित्रकला में थी। सजावट की कला में नूरजहाँ प्रवीण थी। उसने नए नए डिजाइन वस्त्रों और गलीचों पर जो है अपने प्रैक्टिकल किए। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम और माहिम बेगम भी सजावट की कला में दक्ष थी। इन लोगों ने महलों और बागों को सुंदर ढंग से सजाया। अनेकानेक महिलाएं नृत्य और संगीत में रुचि लेती थी। कुछ स्त्रियों को सिंगिंग का शौक था। बर्नियर ने एक चर्चा की है कि इन्हें नर्तकी कहा गया था। तो इनको नाचने गाने का भी शौक था, इसलिए बर्नियर ने उन्हें नर्तकी की संज्ञा दी है। ऐसी स्त्रियां उत्सवों में नाचती थी तथा कभी कभी अखाड़े में भाग लेती थी, जहां अभिजात वर्ग की नौकरानियों को गाना और नाचना सिखाया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नूरजहाँ और जेबू निशा एक उच्च कोटि की गायिका थी। अबुल फजल इस बारे में चर्चा करते हैं कि विवाह और जन्मोत्सव के समय कुछ स्त्रियां सोहल और ध्रुपद की ताल बजाकर गाती थीं। ये स्त्रियां प्रायः मालवा और गुजरात की होती थी। इस प्रकार मुगल काल में मुस्लिम नारियों ने भी शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। अब हम देखते हैं कि मुगल काल में हिंदू नारी शिक्षा। तो मुगल काल में
हिंदू नारी शिक्षा को देखने के क्रम में हम पाते हैं कि उक्त अवधि में विदुषी हिंदू स्त्रियों का अभाव दिखाई पड़ता है, परंतु नारी शिक्षा उपेक्षित नहीं थी। मुगल काल में जो थी स्त्री शिक्षा की प्रगति शासकों और समृद्ध लोगों के संरक्षण में धीमी गति से हुई। शासकों और अन्य लोगों में जो भी शिक्षा के प्रेमी थे, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। और हम देखते हैं एक नाम आता है इतिहासकार इब्न बतूता का। इब्न बतूता के वृत्तांत में स्त्री शिक्षा के संस्थानों के लिए व्यवस्था और सुविधाओं का स्पष्ट वर्णन मिलता है। वह लिखता है कि हनौर का शासक सुल्तान जलालुद्दीन बहुत शक्तिशाली तथा अच्छे स्वभाव का था। वहाँ की समस्त स्त्रियों को कुरान कंठस्थ था। हनौर शहर में बालिकाओं के लिए 13 और बालकों के लिए 23 विद्यालय थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि इब्न बतूता ने अपने लेखन में ये स्त्री शिक्षा की चर्चा की है कि किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो है उनकी शिक्षा की स्थिति खराब होती गई। पर्दा एक सामाजिक बंधन था उनके चलते, जिसके चलते नारी जो है नारी समुदाय का चारदीवारी के अंदर निवास करना अनिवार्य हो गया था। और शिष्ट तथा कुलीन हिंदू और मुस्लिम परिवार की स्त्रियां किसी अपरिचित व्यक्ति तथा परिवार के बड़े सदस्यों के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकती थीं। इस सामाजिक बंधन से इच्छायुक्त अभिभावक भी अपने परिवार की स्त्रियों को पूर्ण शिक्षा प्रदान करने से वंचित रह जाते थे। अतः प्रचलित रीति रिवाज के कारण उनका बौद्धिक विकास बहुत हद तक कुंठित हो जाया करता था। और पर्दे की कठोरता जो है उसको अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक लैला मजनू से भी झलकती है। अमीर खुसरो ने अपनी पुत्री को उपदेश दिया था कि वह दरवाजे की तरफ पीठ फेरकर तथा दीवार की ओर मुंह करके बैठे, जिससे कोई उसे देख ना सके। उन दिनों स्त्रियों के लिए पर्दा में रहना ही उचित समझा था। अच्छा, दूसरा हम लोग देखते हैं कि अल्पायु में विवाह। तो नारी शिक्षा के मार्ग में एक दूसरा बाधक था अल्पायु में विवाह। अलबेरुनी लिखता है कि ब्राह्मणों को 12 वर्ष से अधिक आयु वाली नारी से शादी करने की अनुमति नहीं थी। यह जटिल प्रथा हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों में घर कर गई थी। दोनों ही इस क्षेत्र में रूढ़िवादिता के शिकार थे। प्रायः 12 वर्ष की अवस्था होते होते सिंदूर प्रत्येक मध्यकालीन बालिका के मस्तक की शोभा बढ़ाती थी। विवाह के उपरांत उसे शिक्षा के लिए अवकाश प्राप्त नहीं होता था। ऐसे अस्वस्थ सामाजिक वातावरण में मध्यकालीन भारतीय नारियों का उच्च कोटि की साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करना संभव न था। सामूहिक अशिक्षा के कारण ही जो है सारे दुर्गुण समाज में व्याप्त थे और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने में असुविधाएं होती थी। वे घरेलू काम काज के बोझ के चलते इतने दबे होते थे कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता था। व्यवहार में स्त्री शिक्षा केवल शाही और अभिजात वर्गों की महिलाओं तक ही सीमित थी। कुछ हद तक मध्यम वर्ग की स्त्रियां भी शिक्षा पा जाती थी। हिंदू महिलाओं को सुसंस्कृत बनाने की ओर ध्यान नहीं देते थे। जो भी थोड़ा बहुत बौद्धिक शिक्षा उनको मिल पाती थी वह अपनी माँ से। यह शिक्षा अनेक विषयों के संबंध में होती थी। तो हम देखते हैं कि जो है महिलाएं लड़कियां लड़कों के साथ एक पाठशाला में पढ़ती हैं। एक दृष्टांत मिलता है, बंगाल में अनेक लोक कथाओं के एक दृष्टांत मिलते हैं जो उस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ एक ही पाठशाला में पढ़ती थी। ठीक है। डॉक्टर आर मिश्र द्वारा रचित ठाकुर माल झूली में पुष्पमाला की कहानी में हम पाते हैं कि राजकुमारी और कोतवाल का लड़का एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं।
लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद विशेषतः मध्यम वर्ग की हिंदू लड़कियों को अपना अध्ययन आगे बढ़ाने की बहुत कम सुविधा मिल पाती थी और कठिन पर्दा प्रथा के चलते लड़कों की पाठशालाओं में लड़कियां जा ही नहीं सकती थी। तो हम अब देखते हैं कि स्त्रियों के लिए पाठ्यक्रम क्या था, उन्हें किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, किन किन चीज़ों में वे शिक्षा प्राप्त करती थी। तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में पुरुषों और स्त्रियों के लिए पाठ्यक्रमों में अंतर नहीं था। इसके बावजूद लड़कियों को वयस्क महिलाओं के मार्गदर्शन में स्कूली शिक्षा के लिए गृह विज्ञान में भी शिक्षा दी जाती थी ताकि उन्हें जीवन की गुत्थियां सुलझाने में मदद मिले। अधिकांशतः जब वे पाठशाला में पढ़ रही होती थी तो उन्हें घर के कामकाज में शिक्षा दी जाने लगती थी। हमें विभिन्न समसामयिक साहित्यिक कृतियों में उच्चतर अध्ययन के पाठ्यक्रम की जानकारी मिलती है जिसमें उच्च वर्ग की पुत्रियां शिक्षा पाती थी। इसके अंतर्गत वेद, कल्पशास्त्र, निरुक्त, छंद, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, गणित, कामशास्त्र, तंत्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी। अब हम देखते हैं कि कुछ विदुषी हिंदू नारियां भी थी जिनमें राजकुमारी विद्या थी, रुक्मणी थी, इच्छावती थी, संजोगिता, चंद्रिका, चांद, मीरा, मृगावती, पद्मावती और मधुमालती थी। हम इन विदुषी नारियों को देखते हैं। ये जो नारी थी इनकी विद्वता काफ़ी प्रसिद्ध थी। संजोगिता जो राजकुमारी थी और एक ब्राह्मणी मदना के अधीन शिक्षा पाती थी। इस शिक्षा के अंतर्गत संजोगिता को धर्म और घर गृहस्थी के बारे में शिक्षा दी गई। चंद्रिका थी, पृथ्वीराज रासो से हम एक और शिक्षित महिला चंद्रिका की चर्चा पाते हैं जो अच्छी नर्तकी, गायिका और शास्त्र संगीत में निपुण थी। राजकुमारी विद्या जो थी भरत चंद्र ग्रंथावली में राजकुमारी विद्या की राजकुंवर सुंदर के साथ शस्त्रों, व्याकरण, शब्द विज्ञान, साहित्य, नाटक, अलंकार आदि पर साहित्यिक बहस से प्रकट होता है कि जब राजकुमारियां उच्च स्तरीय अध्ययन करती थी तो उन्हें इन विषयों पर भी शिक्षा दी जाती थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों की शासन अवधि में मिथिला में अनेक शिक्षित महिलाएं थीं। उनमें विश्वास देवी, लखीमा देवी, विद्यापति की पुत्र वधू चंद्रकला अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। तो इस प्रकार हम कई विदुषी महिलाओं की चर्चा मध्यकालीन शिक्षा में पाते हैं। मध्यकालीन शैक्षणिक स्थिति जो है उनको इस प्रकार देखते हैं और हम देखते हैं कि काफ़ी मात्रा में विदुषी महिलाएं थीं।